नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 11th हिस्ट्री की एनसीईआरटी की सीरीज को। ये जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज है, इस सीरीज में हम क्या करें, इस सीरीज में हम आपकी एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर्स जो दिए गए उनको ईजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचाते हैं। यानी कि ईजी लैंग्वेज का मतलब यह कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, या फिर ऐसा कुछ दिया होता है कि कोई टॉपिक दे दिया गया तो उसमें एग्जांपल्स इतने सारे दे दिए जाते हैं कि हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहते हैं। तो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आप कंसेप्ट को ठीक तरीके से समझ पाओ। ओके, यहाँ सिंप्लीफाई करने का मतलब ये कि हम उसको कनेक्ट करते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं, आपकी पिछली क्लासेस से। पिछली क्लासेस में आपने जो चैप्टर पढ़े हैं तो उनसे जहाँ तक पॉसिबल होता है उसको कनेक्ट किया जाता है ताकि वो कंसेप्ट को समझना आपके लिए आसान और बहुत आसान हो जाए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि 11th क्लास में कंसेप्ट है वो की रहेगा। जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए पर्टिकुलरली अगर आप कंसेप्ट को ठीक से समझ गए ना, आपको मज़ा आने लग जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, सब चीज़ें जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, चाहे वो हम इको में पढ़ रहे हैं, चाहे वो पोल साइंस है या हिस्ट्री है, उसमें हम आसपास की चीज़ों को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जिस दिन आपने ये एंटीना का सिग्नल है वो सेट कर लिया ना, उस दिन आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो आप आगे, बहुत आगे, सबसे आगे जाओगे। ओके, आज का हमारा चैप्टर कौन सा रहेगा? आज का हमारा चैप्टर रहेगा द थ्री ऑर्डर्स, तीन वर्ग। इसके हम बात करेंगे। अब इस चैप्टर में क्या है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हमने 9th क्लास में एक चैप्टर किया था, हिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। पढ़ा था ना आपने? ओके, उस चैप्टर में हमने बात की थी कि 1789 के आसपास जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो उस समय फ्रांस का समाज कैसा था। उसमें हमने बात की थी कि फ्रांस का समाज था वो तीन वर्गों में बंटा हुआ था। उसमें फर्स्ट एस्टेट यानी कि प्रथम एस्टेट था, सेकंड एस्टेट था, थर्ड एस्टेट था यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय एस्टेट थे। ओके, प्रथम एस्टेट में आते थे पादरी लोग जो चर्च से जुड़े होते थे, धार्मिक लोग आते थे। सेकंड जो एस्टेट था उसमें नोबल्स आते थे। नोबल्स मतलब कुलीन वर्ग के जो लोग थे वो आते थे, जिसमें राज दरबार से जुड़े हुए लोग आते थे। और जो तृतीय एस्टेट था उसमें कॉमन लोग आते थे। ठीक, तो वो जो कहानी हमने वहां पे पढ़ी थी, थोड़ा सा हमने पढ़ा था, वो सब कुछ इस चैप्टर में दिया गया। इसमें भी हम उन्हीं तीन वर्गों की बात करने वाले हैं। यानी कि इसमें हम फर्स्ट एस्टेट यानी कि हम पादरी वर्ग की बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे सेकंड जो नोबल्स है, कुलीन वर्ग है, अभिजात वर्ग है, उसकी हम बात करेंगे। और बात करेंगे आम लोगों की। आम लोगों में किसान, मजदूर, दास इत्यादि आ जाते हैं, तो उनको हम समझेंगे उनका जीवन कैसा था, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, किस तरीके से वो रहते थे, किस तरीके से वो गवर्नमेंट चलती थी। वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे। यानी कि कुछ नया नहीं है, वही चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की, इस वीडियो की। और आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 11th हिस्ट्री का 6th चैप्टर है, तीन वर्ग। और ये तीन वर्ग कौन से? सबसे पहले तो हम इसी की बात कर लेते हैं कि जो मध्यकालीन जो यूरोप था। ओके, मध्यकालीन यूरोप का मतलब है कि जैसे हमने 9th क्लास में बात की थी सिर्फ फ्रांस की, लेकिन सिर्फ यहाँ फ्रांस की बात नहीं करेंगे, हम पूरे यूरोप की बात करें, एंटायर यूरोप की बात करें, तो पूरे यूरोप में एक जैसा ही सिस्टम था उस वक्त। तो मध्यकालीन यूरोप में फ्रांसीसी जो समाज है, अगर हम पर्टिकुलरली फ्रांसीसी समाज के ऊपर फोकस करें, वो तीन वर्गों में बंटा हुआ था। ऐसे ही बाकी जो देश हैं तो वहाँ पर भी सेम टाइप का सिस्टम था। ओके, कौन कौन से तीन वर्ग थे? एक तो पादरी वर्ग था, पहला जो वर्ग था जिसको आप प्रथम एस्टेट उस वक्त आपने पढ़ा था, पादरी वर्ग था। हिंदी में या फिर हम अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग कहें तो पादरी वर्ग मतलब पुजारी वर्ग। अब वहाँ तो देखिए कि पुजारी वर्ग नहीं होगा, अपने यहाँ पे तो मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है और चर्च भी है। ठीक, तो अपने यहाँ पे तो पुजारी भी हैं, पाठी भी मिलेंगे अपने को। ओके, उसी तरीके से अपने को जो भी धार्मिक कार्य करने वाले हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में या चर्च में, तो इस टाइप के वर्ग के लोग मिलेंगे अपने को। लेकिन क्योंकि यहाँ यूरोप की बात की जा रही तो वहाँ सिर्फ चर्चेस थी। ओके, तो वहाँ पे पादरी वर्ग आ गए, यानी कि धार्मिक वर्ग सबसे पहले आ गए। इस वर्ग में कौन से लोग आते हैं? चर्च के पोप हो गए, पादरी हो गए, यानी कि जो धर्म प्रचारक वगैरह हो गए, तो वो सब कुछ इसमें शामिल थे। ये पहला वर्ग था उस वक्त। यानी कि समाज में जब बात की जाती है अलग अलग वर्गों में, तो पहला वर्ग था वो चर्च से जुड़े हुए लोग आते थे, उसमें पादरी वर्ग थे, चर्च के पोप इत्यादि आ जाते थे, और ये सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे समाज में, सबसे ज़्यादा सम्मान इन्हीं का था। उसके बाद दूसरा जो वर्ग था उस वक्त वो था अभिजात वर्ग, जिसको आप कुलीन वर्ग बोल सकते हो। इंग्लिश में कहीं तो नोबल्स आ गए।
इसमें कौन थे? सामंत आ गए, जमींदार हो गए, धनी व्यापारी आ गए, यानी कि इसमें ये थे राज परिवार के दरबार से जुड़े हुए व्यक्ति। ओके, यानी कि जो शक्तिशाली भी थे पैसे से भी और यानी कि बल से भी, यानी कि चाहे वो बाहुबल हो चाहे वो धन बल हो, दोनों से जो लोग पावरफुल थे वो लोग आते थे इसमें। यानी कि ये एक तरीके से शासक थे। ओके, यानी कि यूं तो नहीं कह सकते इसमें सिर्फ सम्राट ही थे, नहीं, इसमें जो बीच वाले लोग थे वो भी इसमें शामिल थे। तो ये दूसरा वर्ग था। ठीक, उसके बाद तीसरा वर्ग था जिसको कृषक वर्ग कहा गया। कृषक वर्ग इसलिए कहा गया कि इसमें मेजोरिटी जो थी वो कृषकों की थी, किसान थे इसमें ज्यादातर जो लोग थे। तो इस वर्ग में किसान थे और मजदूर थे वो शामिल थे, यानी कि जो कृषि पर निर्भर करते थे। ठीक, तो उस वक्त जो यूरोप का समाज था मध्यकालीन युग में, चाहे वो फ्रांस का लगा लीजिए चाहे वो किसी भी देश का लगा लीजिए, उस वक्त का वो 3 समूहों में बंटा हुआ था। पहला जो समूह था वो पादरी वर्ग था, इसमें चर्च के पोप, पादरी इत्यादि आते थे, यानी कि जो धार्मिक व्यक्ति शामिल थे। दूसरे में आ जाते थे अभिजात वर्ग, यानी कि जो राज दरबार से जुड़े लोग इसमें शामिल थे। सामंत हो गए, समझेंगे हम ये कौन थे, जमींदार हो गए, धनी व्यापारी हो गए, ठीक, मंत्री हो गए, वो सब कुछ इसमें शामिल होते थे। और तीसरे में कृषक वर्ग, यानी कि निचला तबका आ जाता था, जो सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए थे। ठीक, वो आ जाते थे जो खेती के कार्यों में, कृषि के कार्यों में, मजदूरी के कार्यों में लगे हुए थे। तो इन तीनों के बारे में हमें इस चैप्टर में एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मध्यकालीन जो यूरोप है, जस्ट ए मिनट, जो मध्यकालीन यूरोप है उसकी इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से, कि हमें ये, जैसे कि इन वर्गों में बंटा हुआ था, हमने बात की ना कि 3 वर्गों में बंटा हुआ था, तो इनके बारे में जो कुछ भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसके स्रोत कौन से सोर्सेज है जिनसे हमें जानकारी मिली कि हाँ भाई ऐसे करते थे पादरी, इस टाइप से जो अभिजात वर्ग के लोग करते थे, इस टाइप से जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे वो इस टाइप से करते थे। तो कौन से सोर्सेज जिनसे हमें पता चलता है, तो इसमें पहला जो सोर्स है वो है भूस्वामियों के विवरण। ओके, उस वक्त जमींदार होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, ठीक, उनके पास जमीनें होती थी, जागीरें होती थी, तो उनके विवरण होते थे। एक तो उनको शौक हुआ करता था, मतलब काफ़ी सारे जो जमींदार होते थे, क्योंकि उनके पास समय होता था और सुख होता था और उनमें एक शौक होता था लिखने का, तो उनकी डिटेल्स हमें मिली है। कुछ ये कि उनकी डिटेल्स थी जो दिन प्रतिदिन का वो हिसाब किताब रखते थे कि कितने लोग काम करते हैं, किस तरीके की उनकी ड्यूटीज़ रहेगी। तो उनसे हमें हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता चला है, क्योंकि वो विवरण अभी भी सुरक्षित है। तो एक तो भूस्वामियों के विवरण हो गए, या फिर मूल्यों या विधि के मुकदमों के दस्तावेज हो गए। दूसरा ये कि जो सामंत वगैरह होते थे, ठीक, ये अपने इलाके के एक तरीके से राजा होते थे। जो कुछ पावर्स एक किंग के पास होती थी वो इनके पास होती थी उस इलाके में। तो ये वो मुकदमे वगैरह, वो न्याय वगैरह भी यही करते थे। तो उनके भी दस्तावेज हैं कि किस मुकदमे में क्या चल रहा था, कैसे, तो उससे भी बहुत कुछ पता चला। इसी तरीके से चर्च से रिलेटेड, चर्च में भी कुछ रिकॉर्ड मिले हैं। चर्च के जो रिकॉर्ड, जैसे जन्म के, मृत्यु के, विवाह के, इस टाइप के कुछ रिकॉर्ड मिले। तो ये जो रिकॉर्ड है इनसे उस समय के समाज के बारे में बहुत कुछ पता चला। वहाँ के रीति रिवाज कैसे थे, किस प्रकार के कर देने होते थे, किस प्रकार के कार्य करने पड़ते थे, किस प्रकार के कर्तव्य थे, कौन कौन से अधिकार थे, वो सब कुछ पता चला है इस प्रकार के रिकॉर्डों से। पहला तो ये हो गया, यानी कि भूस्वामियों के रिकॉर्ड, और दूसरा हो गया चर्च के रिकॉर्ड। इनसे उस समय के बारे में, इतिहास के बारे में, उस समय के समाज के बारे में बहुत कुछ हमें पता चलता है। ठीक, सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, यानी कि भूस्वामियों के या लैंडलॉर्ड्स कर सकते हो, जमींदार कर सकते हो, जमींदारों के रिकॉर्ड। और दूसरा पॉइंट अलग भी कर सकते हो, वो हो गए चर्च के रिकॉर्ड है, उनसे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है उस काल के बारे में। उसके बाद दूसरा है चर्च से प्राप्त अभिलेखों में व्यापारिक संस्थाओं का भी डिटेल है, क्योंकि चर्च सिर्फ उस वक्त चर्च नहीं थी। ओके, चर्च का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि वो धार्मिक कार्य में ही लगे हुए थे, बल्कि वो समाज से जुड़े हुए थे, समाज सुधारक के कार्य में जुड़े हुए थे। इसके अलावा वो एक विशेष प्रकार का कर भी एकत्रित करते थे, धार्मिक कर है वो एकत्रित किया जाता था, उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। चर्च के पास अपनी जमीन होती थी, उस जमीन का रिकॉर्ड रखा जाता था, उस पर लोग काम करते थे, उनका रिकॉर्ड रखा जाता था। तो वो सारी गतिविधियां वो चर्च के रिकॉर्ड में मिलती है। इसके साथ साथ व्यापारिक संस्थाएं उन्हें चंदा देती थी, उनका रिकॉर्ड मिलेगा। तो वो रिकॉर्ड जो है, जो चर्च का व्यापारिक संस्थाओं से संबंधित रिकॉर्ड है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उससे भी हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है कि उस समय क्या होता था। उसके बाद गीत और कहानियाँ, कोई भी दौर रहा हो, पहले का दौर रहा हो चाहे अब का दौर रहा हो, तो जो गीत कहानियाँ होती है वो आसपास के समाज से प्रेरित होते हैं उस वक्त की विशेष तौर पे, क्योंकि उनके विशेष अर्थ निकलते थे। ऐसे नहीं जैसे आजकल के दौर में सुनते तुकबंदी नहीं होती थी, अर्थपूर्ण होती थी कहानियाँ, गीत।
तो उस दौर के जो गीत कहानियाँ जो भी उस दौर में लिखी गई थी, उनसे भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है उस समय के समाज के बारे में। इसके साथ साथ त्यौहार और सामुदायिक गतिविधियाँ होती थी, उनका भी रिकॉर्ड मिलता है। उससे भी बहुत कुछ पता चलता है कि समाज कैसे 3 वर्गों में बँटा हुआ था, क्या-क्या कार्य होते थे, किस प्रकार के उनके आर्थिक हालात थे, किस प्रकार के सामाजिक रीति-रिवाज थे, वो हमें वहाँ से पता चलता है। इसके साथ-साथ उस दौर के जो इतिहासकार और लेखक हैं, उनके वर्णन से भी, उनके द्वारा लिखी हुई उस समय की लिखी हुई कुछ बुक्स हैं, उनसे भी हमें उस समय के समाज के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो ये कुछ स्रोत हो जाते हैं, सोर्सेज़ हो जाते हैं, जिससे कि हम उस समय के समाज के बारे में जान सकते हैं। ठीक? ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया सोर्स हम बता रहे हैं कि जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, कहीं से भी आप लिखो, तो इतिहास की जानकारी के स्रोत इसी टाइप के मिलेंगे। सॉरी, यानी कि इसी टाइप के सोर्सेज होंगे जिनसे हमें जानकारी मिलेगी। चाहे आप किसी भी काल के बारे में जानोगे, यानी कि इतिहासकार के वर्णन होंगे, कविताएं होंगी, गीत होंगे, कहानियाँ होंगी, या कोई गतिविधियाँ होंगी, या फिर इस प्रकार के रिकॉर्ड होंगे। ओके, तो उन्हीं से जो जानकारी प्राप्त होती है, उसी टाइप की जानकारी हमें इन सोर्सेज से प्राप्त हुई है। तो ये तो हो गया कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी कौन से स्रोतों से प्राप्त हुई है। उसके बाद अब हम बात करेंगे एक एक करके इन सभी वर्गों के बारे में, यानी कि कितने वर्ग हो गए, 3 वर्गों में हमने बांटा है, यानी कि वो समाज था वो 3 वर्गों में बंटा था। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम वर्ग की। प्रथम वर्ग में कौन आते थे? पादरी और बिशप आते थे। ठीक, तो ये पादरी और बिशप थे, वो ईसाई समाज का मार्गदर्शन करते थे, यानी कि ये धार्मिक व्यक्ति थे और उस वक्त धर्म का खूब बोलबाला था और सबसे सर्वोच्च संस्था थी वो चर्च मानी जाती थी। यानी कि चर्च है, उसके अगर आदेश है, उसकी अवहेलना करने की हिम्मत थी वो सम्राट के पास भी नहीं होती थी। तो ये प्रथम वर्ग के सदस्य थे जो पादरी और बिशप थे, जो चर्च में धार्मिक उपदेश देते थे। अत्यधिक जो धार्मिक व्यक्ति, यानी देखिए कि 2 वर्ग थे, उसमें से एक तो वो थे जो चर्च में रहते थे और उपदेश देते थे। जैसे रविवार हो गया, विशेष तौर पे विशेष सभा हुआ करती थी, तो उसमें लोग आसपास के एकत्रित होते थे, उसमें धार्मिक उपदेश दिए जाते थे। इसके साथ साथ जो अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति थे, थोड़े ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति थे, ओके, वो अलग चर्च से बाहर धार्मिक समुदाय में रहते थे, जिनको भिक्षु कहा जाता था। यानी ये समझ लीजिए कि साधु संत फकीर होते हैं ना, साधु संत फकीर होते हैं, तो वो फकीर कहाँ एक जगह टिक के रहते हैं, ठिकाना नहीं होता उनका। तो ऐसे ही उस समय भी कि कुछ लोग जो पादरी होते थे वो एक ही जगह टिक के रहते थे, उस चर्च में रहते थे, ठीक, धार्मिक कार्य करते थे। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको भिक्षु कहा जाता था, वो एक जगह टिक के नहीं रहते थे, बल्कि मुख्य समाज से बाहर रहते थे, वो मठों पे रहते थे। मठ मतलब एक तरीके से कुटियाँ हो गई, कहाँ होती थी? जो आबादी से दूर होती थी। आबादी से दूर कहाँ होगी? जंगलों में होती थी, पहाड़ी इलाके में होती थी, जहाँ पे जनसंख्या कम होती थी, तो वहाँ पे वो अलग रहते थे। और वो जो भिक्षु होते थे वो निश्चित नियमों का पालन करते थे। जैसे उनका पूरा ध्यान था, वो ध्यान होता था ऊपर वाले की तरफ, ओके, यानी कि वो तपस्या करते थे, पूजा पाठ करते थे, जो भी उनके रीति रिवाज थे उसके अनुसार। तो इस तरीके से कि ये जो पादरी बिशप थे वो प्रथम वर्ग में आते हैं। इसमें भी दो टाइप के लोग, धार्मिक लोग शामिल थे। एक तो वो जो चर्च में रहते थे, धार्मिक उपदेश देते थे, और दूसरे वो लोग जो चर्च से बाहर रहते थे, मठों में रहते थे। मठ मतलब कुटिया आप कह सकते हो, ओके, इस टाइप से वो रहते थे और निश्चित नियमों का पालन करते थे। अब इनकी विशेषताएं क्या होती थी कि ये कौन कौन से कार्य करते थे? अगर हम पादरी या बिशप की बात करें तो पहली चीज़ ये, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनकी विशेषताएं क्या होती थी, कि पहले कि इनके पास राजा द्वारा दी गई भूमियाँ थी, ज़मीनें हुआ करती थी, यानी कि चर्च के नाम से ज़मीन होती थी, और इनसे वो कर या टैक्स उगा सकते थे नहीं, उगाते थे, ओके, यानी कि एक टाइप का धार्मिक कर था, वो सभी लोगों को देना ही पड़ता था। वो कर किसके पास जाता था? चर्च के पास जाता था। यानी कि वो कौन करते थे? मैनेज तो सारे पादरी और बिशप करते थे। यानी कि पहली विशेषता कि इनके पास राजा द्वारा दी गई जमीनें थी और जिनसे वे कर या फिर टैक्स उगा सकते थे। रविवार के दिन ये लोग गांव में धार्मिक उपदेश देते, यानी कि जहां चर्च होती थी वहां पे धार्मिक उपदेश दिया जाता था और सामूहिक प्रार्थना होती थी, जो कि आजकल भी इसी तरीके से चर्च में होता है। ठीक, जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे, यानी कि ये अगर उनको पादरी बनना होता, यानी कि जिनको बनना होता था, तो वो शादी नहीं कर सकते थे। ये फ्रांसीसी समाज के प्रथम वर्ग में शामिल थे, इसलिए इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे। विशेषाधिकार मतलब जैसे इनको आम जो व्यक्ति है उसके तरीके से सजा नहीं दी जा सकती थी, ओके, इनसे कर नहीं वसूला जा सकता। सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये एग्जेम्प्टेड थे टैक्स पे करने से, यानी कि टैक्स इनको नहीं देना होता था। और ये टाइथ नाम का धार्मिक कर वसूलते थे। जो हमने यहाँ पे बात की कि एक तो वो ज़मीन से, दूसरा ये था कि सभी लोगों से एक धार्मिक कर लेते थे
जिसका नाम था टाइथ। याद रखना, 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइथ नामक धार्मिक कर इनको मिलता था। और धर्म के क्षेत्र में बिशप थे वो अभिजात माने जाते, यानी कि इसमें से जो बिशप थे वो ज़्यादा पावरफुल थे, यानी कि जो पादरी थे वो एक तरीके से पुजारी हो गए। बिशप थे, इनके पास लॉर्ड या जमींदार की तरह ज़्यादा जागीरें होती थी, यानी कि ये उसमें से भी कह लीजिए, जैसे आजकल के टाइम में हमें देखते हैं कि कुछ लोग हैं वो धर्म के क्षेत्र में थोड़ा आगे निकल गए हैं, जिनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो ये बिशप ही उसी टाइप के होते थे, यानी कि ये उनमें से भी ज़्यादा पावरफुल होते थे। ठीक, यानी कि हमने यहाँ पे क्या क्या समझा, सिंपल सी चीज़ें समझिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, बिल्कुल आसान से तरीके से देखना कि पहला तो ये कि जो बिशप या पादरी होते थे इनके पास ज़मीनें होती थी और उन ज़मीनों से कर या टैक्स उगाते थे। पहली चीज़, रविवार के दिन, संडे के दिन ये धार्मिक उपदेश देते थे और सामूहिक प्रार्थना करते थे। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। फ्रांसीसी समाज के प्रथम वर्ग में शामिल थे ये, और इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था, जैसे कि इनको कर नहीं देना पड़ता था। और ये टाइथ नाम का धार्मिक कर भी वसूलते थे, सभी लोगों को देना जरूरी था। टाइथ, एक टाइथ होता था, एक टाइल होता था। टाइल था जो सरकारी कर था, राजा के पास जाता था। टाइथ था जो चर्च के पास आता था। ठीक, इसके साथ साथ जो बिशप थे वो एक तरीके से धर्म के क्षेत्र में अभिजात वर्ग की तरह थे, यानी कि इनके पास प्रॉपर्टी होती थी और काफ़ी ज़्यादा धनी लोग होते थे। तो ये थे कि पादरी और बिशप जो प्रथम वर्ग में आते थे उनकी विशेषताएं क्या क्या थी। उसके बाद थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो भिक्षु या मठ में जो लोग रहते थे, जैसे हमने ऊपर समझा ना कि एक तो पादरी या बिशप हो गए जो चर्च से जुड़े हुए थे, आम लोगों के बीच में रहते थे धार्मिक वर्ग से, प्रथम वर्ग से। एक होते थे भिक्षु जो चर्च में या फिर आबादी के पास नहीं रहते थे, कि चर्च के अलावा कुछ विशेष श्रद्धालु होते थे ईसाइयों की, जो एक दूसरी तरह की संस्था थी। ठीक, ये मठों में रहते थे, एकांत जीवन व्यतीत करते, यानी जैसा हम कहानियों में पढ़ते हैं कि एक साधु था, एक संत था, एक फकीर था, वो जंगलों में रहता था, पहाड़ों पे रहता था। तो इसी टाइप से ये लोग रहते थे, एकांत में जीवन व्यतीत करते थे। ये मठ जनता की आम आबादी से दूर हुआ करते थे, यानी कि जो मठ थे, गुरुकुल कह लीजिए, वो अलग हुआ करते थे, जंगलों में, पहाड़ी इलाके में, जहाँ पे आम जनता का आना जाना कम हुआ करता था, वहाँ पे ये रहते थे। उस वक्त की अगर बात करें, जैसे अपनी बुक के अकॉर्डिंग हम देखें, तो उस समय के मध्यकालीन यूरोप में 2 मठ काफ़ी प्रसिद्ध थे, जिसमें हजारों की संख्या में इस प्रकार के जो श्रद्धालु रहते थे, इस प्रकार के संत रहते थे, सेंट जो रहते थे इनके। एक तो 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट मठ था, जो काफ़ी प्रसिद्ध था, सुप्रसिद्ध था उस समय में। और दूसरा था 910 में स्थापित था, बरगंडी में स्थापित क्लूनी मठ था। यानी कि सेंट बेनेडिक्ट मठ और क्लूनी मठ ये उस वक्त के सबसे फेमस, प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध मठों में से एक है, जिसमें हजारों की संख्या में इस प्रकार के अनुयायी रहा करते थे। यानी कि ये हो गया धार्मिक वर्ग, जो हम प्रथम वर्ग की बात करें उसमें से दूसरे समूह के लोग जो भिक्षुक थे, जो संत की तरह थे, फकीर की तरह थे। इनकी विशेषता क्या होती थी, ये क्या करते थे, जो भिक्षु लोग थे इनकी जीवन दिनचर्या क्या रहती थी, कि पहली विशेषता तो ये हो गई, जैसा हमने समझा, नई चीज़ नहीं बतानी है। मान लीजिए कि आप इसमें सोचो कि संत क्या करते हैं, वही सारी चीज़ें वो करते थे। ये मठों में रहते थे, ठीक, इन्हें निश्चित और विशेष नियमों का पालन करना होता था। अब जो अपने संत फकीर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो यही सारी चीज़ें तो करते हैं, यानी कि वो अलग रहते हैं समाज से, विशेष नियमों का पालन करते हैं, वो भक्ति में ही लगे रहते हैं, चाहे वो किसी भी नाम से जाने, चाहे वो ईश्वर के नाम से जाने, चाहे वो वाहे गुरु के नाम से जाने, चाहे वो अल्लाह के नाम से जाने, उनकी भक्ति में वो लगे रहते हैं। तो ऐसे ये लोग थे जो मठों में रहते थे, निश्चित और विशेष नियमों का पालन करते थे। ये आम आबादी से दूर रहते थे, यानी कि आम लोगों के साथ नहीं रहते थे, उससे दूर रहते थे। और भिक्षु अपना सारा जीवन ओबे में रहने, प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता है। यानी कि जो भिक्षु होता था वो कहाँ रहता था, मठ में रहता था, प्रार्थना करता था या अध्ययन करता था, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे या फिर उनके धार्मिक ग्रंथ लिखते थे और मेहनत करते थे। यानी कि जो कुछ भी वो खाना होता था वो मेहनत करते थे, खेती वगैरह खुद उगा करके वो खाते थे। तो ये सब कुछ उनके जीवन का एक हिस्सा था, जो कि हमारी कल्चर में भी जो साधु संत फकीर होते हैं तो उनका भी जीवन कुछ इसी प्रकार का होता है। यानी कि आपको क्रेम नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है, आपको जैसे समझ में आए उसी तरीके से आपको लिख देना है। पादरी का जो कार्य होता था उसके अतिरिक्त भिक्षु की जिंदगी पुरुष और महिलाएं दोनों ही अपना सकते हैं। जैसे पादरी में हमने देखा कि सिर्फ पुरुष अपना सकते थे और उन्हें शादी नहीं करनी होती थी, जबकि भिक्षु जो थे वो पुरुष भी हो सकते थे और वो महिलाएं भी हो सकती थी। जो पुरुष होते थे उनको मॉन्क कहा जाता था और जो महिलाएं बनती थी भिक्षुक, उनको बोला जाता था नन।
पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग ओबे यानी कि मठ अलग अलग होते थे, यानी कि एक साथ मठ में नहीं रहते थे। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियाँ ये भी विवाह नहीं कर सकते थे, यानी कि मॉन्क और नन है ये भी शादी नहीं किया करते थे। ओके, तो ये विशेषताएं हो गई किनकी, भिक्षुओं की, कि उनकी दिनचर्या, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती थी। इसके साथ साथ जैसे ये क्या करते थे, यानी कि मैक्सिमम टाइम तो अपने मठों में रहते थे, ईश्वर में ध्यान लगाते थे, लेकिन कभी कभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे, यानी कि खेती बाड़ी करते थे, कुछ अनाज उगाते थे। इसके अलावा लोगों से जो दान दक्षिणा मिलती थी उसी से वो अपना जीवन यापन किया करते थे। तो ये दिन जो इनकी दिनचर्या हुआ करती थी, किस तरीके से भिक्षुक रहा करते थे। अब बात आती है कि ये जो मठ में रहने वाले लोग थे उनका उस समय के समाज से क्या लेना देना था और समाज के लिए इनका किस प्रकार का योगदान था, क्या इनका भी कोई रोल था वहाँ की सोसाइटी में, वहाँ के समाज में। तो मठों की संख्या सैकड़ों में बढ़ चुकी थी उस वक्त। काफ़ी सारे जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे वो मठों में जाने लग गए थे, यानी कि इसी तरीके से संत का जीवन है वो व्यतीत करने लग गए थे। और क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, ये एक तरीके से कम्युनिटी बन गए थे, समुदाय बन गए थे, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें, भू जागीरों के साथ साथ स्कूल, कॉलेज या अस्पताल बनाए गए, यानी कि इनके पास अच्छा खासा चंदा आने लग गया, अच्छा खासा लोग दान देते थे। और उसके बाद इन्होंने वो जो दान था उस पैसे को इन्होंने स्कूल सेटअप करने में, कॉलेज सेटअप करने में, हॉस्पिटल सेटअप करने में, इस प्रकार के जो मानव भलाई की, आम जनता के भलाई के कार्य थे उसमें उन्होंने उस दान को, उस पैसे को लगाया था। इन समुदायों ने कला के विकास में भी योगदान दिया था, यानी कि इनमें से कुछ जो साधु संत फकीर थे, जो भिक्षु थे, वो उन्होंने कला के विकास में, चाहे वो लेखन कला थी, चाहे वो चित्रकारी थी, चाहे वो संगीत कला थी, उनके विकास में योगदान दिया था। जैसे आबेस हिल्डेग्राड एक संगीतज्ञ थे जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, यानी कि खुद एक म्यूजिशियन थे और इन्होंने शुरुआत की थी कि मिल करके एक प्रेयर की जाए। जैसे कि आजकल आप देखते हो कि जो इस प्रकार के धार्मिक जो भी कार्यक्रम होते हैं तो सब लोग मिल करके एक साथ गाते हैं। तो इसी प्रकार की जो चर्च में शुरुआत थी वो हिल्डेग्राड एक भिक्षुक थे, उन्होंने शुरुआत की थी। 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह जिन्हें फ्रायर कहा जाता था उन्होंने मठों में नए रहने का निर्णय लिया, यानी कि अब देखिए इनमें से भी कुछ लोग और बाहर निकल गए। फ्रायर कौन से थे कि जब उन्हें लगा कि मठों में जीवन भी थोड़ा वैसा ही हो गया, संख्या बढ़ गई है, गाँव की तरह हो गया, आबादी की तरह हो गया, थोड़ी सुविधाएं आ गई है, तो उन्हें लगा कि यहाँ फिर रहने का फायदा नहीं, तो वो लोग बाहर निकल गए थे, यानी कि उन्होंने मठ से अलग एकांत में रहना पसंद किया। तो उनको बोला जाता था फ्रायर। ये भी 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई कि भिक्षु कौन थे और किस प्रकार का जीवन यापन करते थे। तो ये पहला वर्ग हो गया हमारा, बस इतना सही पता करना है। पहले वर्ग में पादरी आते थे, बिशप आते थे, उनका जीवन थोड़ा अलग था। और फिर हमने बात की कि ये जो भिक्षु होते थे इनका जीवन थोड़ा सा अलग था। तो ये आते थे प्रथम वर्ग में और इनको विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि इनको टैक्स नहीं देना होता था और मुख्य कार्य था धार्मिक उपदेश करना, यानी कि जो धार्मिक प्रचार प्रसार करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद दूसरा जो वर्ग है वो है द्वितीयक वर्ग, ओके, जिसको हमने 9th क्लास में पढ़ा था सेकंड एस्टेट के नाम से। द्वितीयक वर्ग में कौन आते थे? जो द्वितीयक वर्ग है, दूसरा वर्ग है, उसमें आते थे अभिजात वर्ग, यानी कि कुलीन वर्ग जिसको हम कह सकते हैं। इसमें कौन कौन शामिल थे कि यूरोप के सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी वहाँ के समाज में। ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन भूमि पर उनके नियंत्रण के कारण था, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रोल होने का बड़ा कारण यह था कि जो ज़मीनें थी उस वक्त उस पर ज़्यादातर अभिजात वर्ग है, कुलीन वर्ग है, उसका कब्जा हुआ करता था। ये वेस्टलेज नामक एक प्रथा के विकास के कारण हुआ था। वेस्टलेज प्रथा क्या थी कि बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे। ठीक, ये किसके अधीन होते थे? राजा के अंडर में आते थे, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे और अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मान लेता था और वापस में वचनबद्ध होते थे। सेन्योर, लॉर्ड, यानी कि लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकला जिसका अर्थ होता है रोटी देने वाला, और दास की रक्षा करता था, यानी कि वेस्टलेज ये प्रथा थी। ये माना जाता था कि राजा रक्षा करेगा किसकी? जो सामंत होते थे, जो जमींदार होते थे, और जमींदार किसकी रक्षा करेंगे? जो दास होते थे, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग होते थे। तो इसके बदले में क्या होता था कि इसके बदले में राजा के प्रति निष्ठावान होते थे कौन? ये जो बड़े बड़े भूस्वामी थे। और इनके प्रति निष्ठावान कौन होता था? जो दास होते थे। ओके, तो इस प्रकार की एक परंपरा चलती थी कि उनको लिए सब कुछ राजा होता था
और जो दास गुलाम या किसान होते थे उनके लिए सब कुछ वो जमींदार हुआ करता था। इन संबंधों में व्यापक रीति रिवाजों, शपथ वगैरह का भी मतलब शामिल थी, शपथ ली जाती थी, यानी कि किसी भी हद तक चाहे किसी भी प्रकार के कार्य करने पड़े वो उनके आदेशों की उल्लंघना नहीं कर सकते थे। अब थोड़ा सा सिंपली तरीके से समझते हैं। क्या होता था कि एक राजा था, मान लीजिए, ठीक। अब राजा क्या करता था कि राजा अपने इलाके को बांट देता था, कुछ गाँव में बांट दिया, मान लीजिए काफ़ी सारे गाँव हैं, तो उसने एक व्यक्ति को दे दिए यहाँ पे 10 गाँव, एक को दे दिए यहाँ पे 20 गाँव, एक को दे दिए यहाँ पे 30 गाँव, एक को दे दिए यहाँ पे 20 गाँव, ठीक। इस तरीके से किसी को दे दिए 30 गाँव, किसी को दे दिए 40 गाँव, ऐसे कुछ बांट देता था, ठीक। अब क्या होता था कि यहाँ से ये जो यहाँ पर जिसके पास ज़मीन थी इसमें आ गए अभिजात वर्ग, यानी कि जिसको आप जमींदार कह सकते हो, जिसको आप सामंत कह सकते हो, ठीक। अब उनके पास ये गाँव थे। अब उसके पास क्या होता था कि राजा ने इसको दे दिया। अब इस व्यक्ति का क्या काम था, जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, जमींदार थे, या फिर जिनको आप कह लीजिए सामंत जो थे, फ्यूडल जो थे, इनका काम था यहाँ से कर इकट्ठा करना, ठीक। कर इकट्ठा करते थे और कर का कुछ हिस्सा राजा को देना होता था, कुछ हिस्सा ये खुद रखते थे, ठीक। यानी कि ये एक तरीके से उनके ऑफिशियल हो गए। लेकिन बदले में क्या करना होता था कि इनको जितनी बड़ी जागीर होती थी, जितना बड़ा इलाका होता था, उसी के अकॉर्डिंग इनको सेना रखनी होती थी। क्या रखनी होती थी? सेना, ठीक। यानी कि सेना का खर्चा रखने के लिए इनको टैक्स दे दिया जाता था, कुछ टैक्स इनकी आय हो जाती थी और बाकी टैक्स जो कर था वो राजा को देना होता था। लेकिन इसमें राजा को क्या फ़ायदा था कि इनको प्रॉमिस करना होता था कि जब युद्ध होगा तो ये अपनी सेना के साथ राजा की सहायता के लिए आएंगे। ओके, इस वादे के साथ इनको वो जागीर दी जाती थी। अब राजा को फ़ायदा ये था कि एक तो कर उगाही का काम ये करते थे, दूसरा ये था कि छोटे छोटे टुकड़ों में इन्होंने बांट दिया, प्रशासन करना आसान हो गया। तीसरा ये कि युद्ध के समय में ये सैनिक सहायता लेकर के आते थे। अब सेना को ना तो राजा को पे देनी होती, ना उनको संभालना होता था, ना उनको ट्रेनिंग देनी होती। ये सारा का सारा काम इन्हीं जमींदारों के पास, बड़े जो भूस्वामी थे या जो सामंत थे, इनके पास रह जाता था। तो ये वर्ग जो था ना, ये बीच वाला जो वर्ग था, यही अभिजात वर्ग है। यानी कि जिनके पास धन भी था, बाहुबल भी था, ताकत भी थी और राजा का पूरा सिस्टम था वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता था। क्लियर, समझ में आ गया ना? तो ये इस प्रकार की परंपरा थी। तो ये जो बीच वाले लोग थे इसको हम कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग में शामिल करते हैं। इसमें देखिए सामंतवाद क्या था, जैसे दोबारा से समझिए, सामंतवाद इसी सिस्टम का ही पार्ट था कि सामंतवाद एक तरह से कृषि उत्पादन को दर्शाता है जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित था, ठीक। सामंतवाद क्या, ये जो पूरा सिस्टम है इसी को सामंतवाद कहते हैं। इसकी शुरुआत यूरोप से हुई थी, हालांकि बाद में इसी प्रकार का सिस्टम था वो हमारे यहाँ पर भी आ गया था। इसमें कृषक लोड को श्रम सेवा प्रदान करते थे, यानी कि कृषक का लोड को श्रम सेवा देते थे, यानी कि जो कृषक होते थे वो इनको खेतों में काम करते थे, क्योंकि ज़मीनें तो इनकी हो गई ना। राजा ने तो 10 गाँव इनको दिए, ठीक, 10 दिए, 20 दिए, 40 दिए, जितने भी दिए वो इनको दिए। तो जो लोग थे वो इनके खेतों में काम करते थे, एक तरीके से बंटाईदार या हिस्सेदार के तौर पर, और बदले में लोड उन्हें सैनिक सुरक्षा देते। लोड कहते थे भाई देखो, बाहर से कुछ भी लूट पाट जो भी होता है, चोरी चकारी, वो सब कुछ से मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, ठीक। इस तरीके से ये सिस्टम चलता था। ऊपर से सेम लोड आगे प्रॉमिस करता था, कहाँ प्रॉमिस करता था? राजा के साथ, जो किंग थे, सम्राट थे, उनके साथ। तो इसी तरीके से ये सिस्टम चलता था। इसको बोलते थे फ्यूडलिज्म, ओके, सामंतवाद। अब सामंत जो शब्द है ये जर्मन शब्द जो फ्यूड है उससे बना है और इसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, यानी कि भूमि के टुकड़े का जो मालिक है उससे जुड़ा है सारा का सारा सिस्टम। तो वहाँ से निकला है फ्यूडलिज्म या सामंतवाद, ठीक। क्योंकि ये जो जमींदार थे, सामंत जो थे, ये बड़ी बड़ी जागीरों के या जमीन के टुकड़े के ही मालिक हुआ करते थे। तो ये हो गए सामंतवाद। अब देखिए कि सामंतवाद उस समय के समाज की बहुत बड़ी विशेषता थी। बहुत बड़ी इसलिए कि चाहे वो नीचे का सिस्टम है, चाहे वो ऊपर का सिस्टम है, उसको बीच में जोड़ने वाली कड़ी यही थी। पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी, जो सम्राट थे उनकी शक्ति, सब कुछ इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती थी। मान लीजिए कि सामंत निकम्मे निकल जाए, ठीक तरीके से सेना को तैयार नहीं करते थे, तो राजा का राज चला जाता था। क्योंकि अगर वो ठीक तरीके से अपनी ट्रेनिंग ना दे, अपने सैनिकों को तैयारी ना रखें, तो ये होता था कि राजा जब सेना लेकर के जाता था तो ये अनट्रेंड होते थे, राजा को मुंह की खानी होती थी। तो यहाँ पे फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक हुए, उन्होंने सामंतवाद पर काफ़ी हद तक काम किया है, यानी कि बहुत डिटेल में स्टडी की है।
और उन्होंने भूगोल के महत्व पर आधारित मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब भी हमें इतिहास को पढ़ना है तो उसमें हमें ये भी पढ़ना है कि उस समय की उस जगह की भौगोलिक परिस्थिति कैसी थी, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता था कि वहाँ का राजा कितना शक्तिशाली होगा, किस प्रकार की उनके पास शक्तियाँ होंगी। और उन्होंने कहा कि इससे हम वहाँ के लोगों के व्यवहार, वहाँ के रुख, वहाँ के सामाजिक दशा, वहाँ के कल्चर वगैरह को ठीक से समझ सकते हैं। तो इन्होंने सामंतवाद के बारे में बहुत कुछ डिटेल में बताया। तो हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन आपके 1 मार्कर में क्वेश्चन बन सकता है कि मार्क ब्लॉक कौन थे। तो वो एक इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे, जिन्होंने सामंतवाद के बारे में काफ़ी डिटेल से अध्ययन किया है। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा और समझ लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने क्या समझा अभी तक। सेकंड जो वर्ग है हमारा, द्वितीय वर्ग, उसमें हमने समझा कि द्वितीय वर्ग में कौन लोग आते थे। द्वितीय वर्ग में आते थे बड़े बड़े जमींदार आते थे, भूस्वामी आते थे, इसमें सामंत आते थे, ये आते थे, और कैसे ये आपस में जुड़े हुए थे ये हमने समझा है। अब इसकी विशेषता क्या होती थी अभिजात वर्ग की, कि अभिजात वर्ग है उनका समाज में अलग ही एक हैसियत या फिर रुतबा होता था। ठीक, रुतबा होता था, क्योंकि देखिए ये सामंत वर्ग जो थे, पादरी वर्ग थे, थोड़े से थे ना, मुट्ठी भरी होते थे। ये तो 90% तो आम जनता थी, तो आम जनता से ऊपर वाले थे ये, तो दबदबा तो इनका बनता ही है। तो इनकी एक विशेष हैसियत थी, इनकी अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर उनका पूर्ण अधिकार होता था। जो प्रॉपर्टी होती थी उसके ऊपर इनका अधिकार होता था। बड़े बड़े महल बंगलो बोल लीजिए, इस प्रकार से बने होते थे इनके अलग अलग इलाकों में, यानी कि अपने इलाके के ये राजा ही होते थे, राजा जैसे ठाट बाट होते थे इनके। वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे। ये जो अभिजात वर्ग के लोग थे, इनके पास अपनी सेना रख सकते थे, वो सैनिक कम ज़्यादा कर सकते थे। इनके पास अपनी सामंती सेना होती थी, परमानेंट सेना होती थी, यानी कि आसपास के इलाकों पे पूरा दबदबा बना करके रखते थे। वे अपने स्वयं का न्यायालय भी लगा सकते थे, यानी कि आसपास के जो 10, 15, 20, 40 गाँव जितनी भी इसकी जागीर थी, उस जागीर में कोई भी इस प्रकार का कोई झगड़ा वाद विवाद होता तो उसका निपटारा यही करते थे, यानी कि पूरे मज़े लेते थे। यहाँ पे किंग साइज लाइफ जीते थे। यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे, खुद की करेंसी भी निकाल सकते। राजा की करेंसी अलग, इनकी करेंसी अलग भी निकाल सकते थे। और वे अपनी जमीन पर बसे हुए जितने भी व्यक्ति होते थे उन सभी के मालिक होते थे। यानी कि जैसे राजा होता था पूरे देश में उस समय, वो उसी टाइप की लाइफ जो होती थी वो इन अभिजात वर्ग की होती थी, जितनी भी जागीर इनको आवंटित होती थी। ये कहाँ रहते थे? ये रहते थे मेनर में। अब 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है कि मेनर क्या थे, कि जो सामंतों के जो घर होते थे, जो लॉर्ड के घर होते थे, उनको मेनर कहा जाता था। ठीक, लॉर्ड या सामंत दोनों में से कोई वर्ड आ सकता है, जमींदार भी आ सकता है, तो एक ही चीज़ है। तो उनके घरों को मेनर कहा जाता था। और कई बार हम जब लिखते हैं तो उसमें मेनर ही बोल देते हैं, यानी कि लॉर्ड को भी मेनर बोल दिया जाता है, क्योंकि मेनर के मालिक हो गई है। तो मेनर की जागीर क्या होती थी कि लॉर्ड का अपना मेनर भवन होता था, यानी कि जो लॉर्ड होते थे उनका बड़ा सा भवन होता था, जिनको यूं कह सकते हैं, एक वर्ड हम ले सकते हैं, हवेलियां होती थी। ठीक, हवेली आपने नाम सुना होगा, हवेली होती थी, बड़े से घर, यानी कि कितने बड़े, उसमें बहुत सारे कमरे हुआ करते थे। तो ये जो हवेली, आप अगर गाँव की साइड में निकलोगे, राजस्थान में निकलोगे, हरियाणा के साउथ हरियाणा की साइड में निकलोगे, तो वहाँ पे गाँव में अभी भी आपको हवेली दिखाई देगी। वो हवेलियाँ इन्हीं जागीरदारों की, इन्हीं सामंतों की इंडिया में मिलती। इसी टाइप से जो घर बने होते थे वो यूरोपीय समाज में भी होते थे। तो लॉर्ड का अपना एक मेनर भवन होता था और वह गाँव पर नियंत्रण रखता था, यानी कि कई जो गाँव थे उनके ऊपर नियंत्रण होता था लॉर्ड का। और कहाँ से उनका एक तरीके से हेड क्वार्टर लगा लीजिए, कि हेड क्वार्टर, हेड ऑफिस, कैपिटल, राजधानी, वो सब कुछ ये मेनर होते थे। कुछ लॉर्ड अनेक गाँव के मालिक थे, मतलब ये अनेक गाँव मतलब 10 गाँव भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 40 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता था वो कितना शक्तिशाली है, कितना प्रभावशाली है। किसी छोटे मेनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। जागीर मतलब बिल्कुल उसके अंडर में, जहाँ पे मेनर के आसपास रहते थे, तो उसमें कुछ दर्जन भर से लेकर के 50-60 परिवार भी हो सकते थे या उससे ज़्यादा भी हो सकते थे। प्रतिदिन के उपभोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर मिलती थी, यानी कि ज़्यादातर जो वस्तुएं थी वो जागीर में ही अपने इलाके में वो पैदा करते थे। चाहे वो खेत में उगाए जाने वाले अनाज थे, लोहार या बढ़ई थे, वो लॉर्ड के औजारों की देखभाल करते थे, उनके हथियारों की मरम्मत करते थे। राजमिस्त्री है, औरतें काटती और बुनती थी, और बच्चे लॉर्ड की मदिरा संपीड़क में कार्य करते थे, यानी कि जो भी चीज़ें चाहिए होती थी वो वहीं पे कार्य करते थे। अब देखिए कुछ दिनों पहले एक टीवी सीरियल चल रहा था मराठा वंश से रिलेटेड, अगर आपने देखा होगा, तो वो टीवी सीरियल था बाजीराव, अभी चल रहा था पीछे।
तो वो टीवी सीरियल में आपने देखा होगा कि किस तरीके से बाजीराव और पेशवा जो थे, तो वो पेशवा का घर दिखाया जाता था, वो हवेली, और उसमें काफ़ी सारे लोग काम करते थे, उसके खुद के सैनिक होते थे। तो वो राजा थोड़े ही थे तो वो पेशवा ना सामंत थे। तो उसी टाइप का वो सिस्टम चलता था। तो यहाँ पर भी जो मेनर होते थे, मेनर में काफ़ी सारे लोग थे, अनाज खुद का हो जाता था, लोहार भी थे, बढ़ई भी थे, और राजमिस्त्री भी होते थे, जो कपड़ा बनाना बुनना है वो भी वहीं होता था, यानी कि सारे काम वहीं पे होते थे। इसके साथ साथ उनकी जागीरों में घने वन भी होते थे, वहाँ पे लोग शिकार भी किया करते थे, वहाँ पे घास के मैदान भी होते थे जहाँ पे वो पशुओं को, घोड़ों को चराते भी थे। इसके साथ साथ वहीं पे उनकी एक अपनी चर्च हुआ करती थी, और सुरक्षा के लिए एक किला कह लीजिए या फिर उसको हवेली कह लीजिए, इस टाइप का घर बना होता था। यानी कि ये सब कुछ आ जाता था उस सामंत के अधीन, उस अभिजात वर्ग के उस पर्सन के अधीन, या फिर एक मेनर कह लीजिए कि मेनर में क्या क्या आता था, ये सब कुछ इंक्लूडेड था। यानी कि इस तरीके का जीवन व्यतीत करते थे ये अभिजात वर्ग के लोग। ओके, यानी कि इसको रट्टा नहीं लगाना है, समझना नहीं, मतलब थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि इस टाइप की लाइफ होती थी, तो उसमें कुछ अगर ऊपर नीचे हो जाए तो वो चलाएगा। ठीक, यानी कि आपको कहानी को, कंसेप्ट को समझना कि ये सारी चीज़ें होती थी, तो एज इट इज़ लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है कि ये मेनर इतना कुछ होते हुए भी आत्मनिर्भर नहीं थे। आत्मनिर्भर मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ सारी ज़रूरतें अपनी पूरा करते थे। कुछ चीज़ें थी जिन्हें उन्हें बाहर से मंगवाना पड़ता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि पहले ये कि मेनरों में आवश्यकता की सभी चीज़ें उपलब्ध होती थी, परंतु उसके बाद भी वो आत्मनिर्भर नहीं थे, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें जैसे कुछ चीज़ें जो वहाँ पे उपलब्ध ही नहीं होती, जैसे नमक हो गया, चक्की का पाट हो गया, धातु के बर्तन हो गए, ये बाहर से मंगवाने होते थे, क्योंकि हर जगह पे सारी वस्तुएं मिले पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती थी। इसी तरीके से जो लोग विलासी जीवन व्यतीत किया करते थे, तो साजो सामान है, वाद्य यंत्र है, आभूषण वगैरह जो खरीदते थे, तो वो भी हर जगह उपलब्ध नहीं होते थे, तो ऐसी वस्तुएं भी उन्हें बाहर से मंगवानी पड़ती थी। बाकी सारी वस्तुओं का इंतजाम था वो वहीं पर अपने ही मेनर में, अपनी जागीर में हो जाया करता था। तो ये तो हमने समझा कि जो मेनर की जागीर होती थी वहाँ पर लोग कैसे रहते थे, और ये हालांकि आत्मनिर्भर नहीं थे, तो क्यों नहीं थे। अब देखिए, इसी वर्ग में एक और नया वर्ग बाद में जाकर के ऐड हुआ था, जो अभिजात वर्ग है, उसमें आ गए थे नाइट। एक क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक, तो ये नाइट क्या होते थे, इसको भी हम समझ देते हैं कि नाइट जो कुशल अश्व सैनिक थे उनको नाइट्स कहा जाता है, यानी कि घुड़सवार जो होते थे, ट्रेंड घुड़सवार होते थे, ये नाइट कहलाते थे। 9वीं सदी में प्राय युद्ध होते रहते थे, इससे एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया, यानी कि 9वीं सदी में युद्ध होते रहते थे। उसके बाद सेना में जो घुड़सवार थे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, यानी कि जिसकी सेना में जितनी ज़्यादा घुड़सवार उतनी ज़्यादा वो शक्तिशाली माने जाते थे, क्योंकि एक तो जल्दी अटैक किया जा सकता था, हमला किया जा सकता था, और जो घुड़सवार थे वो सेना को और ज़्यादा मजबूती भी देते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट ज़्यादा तेज़ी से हो सकता था। तो इसलिए 9वीं सदी में जो युद्ध होते रहते थे उसमें घुड़सवार थे वो बढ़ते गए धीरे धीरे, और बढ़ने के कारण उनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई। और ये जो घुड़सवार थे वो कुशल होते थे, ट्रेंड घुड़सवार थे, और ये लॉर्ड के लिए युद्ध लड़ा करते, यानी कि किसके पास होते थे? लॉर्ड के पास होते थे। जब राजा को, सम्राट को ज़रूरत होती थी तो ये लॉर्ड अपनी तरफ से सेना को लेकर के जाते थे, उसमें ये घुड़सवार हुआ करते थे। तो इन घुड़सवारों को, कौन से? ट्रेंड घुड़सवार जो होते थे, अश्व सैनिक होते थे, इनको नाइट्स कहा जाता था। अब नाइट्स की क्या क्या विशेषताएं होती थी कि नाइट्स जो थे वो लॉर्ड से उसी तरीके से संबंधित होते थे जिस तरीके से राजा, जो लॉर्ड थे वो राजा से संबंधित होते थे, यानी कि नाइट्स लॉर्ड के अंडर में आते थे। और लॉर्ड किसके अंडर में आता था? राजा के अंडर में आता था, क्योंकि राजा है वो लॉर्ड को अपनी जागीर दे रखता था। ओके, इसी तरीके से लॉर्ड था वो अश्व सैनिकों की ट्रेनिंग का, उनकी सैलरी का सारा इंतजाम किया करते थे। लॉर्ड्स नाइट की रक्षा करने का वचन देता था, यानी कि लॉर्ड्स है वो कहता था कि आपके परिवार की हम रक्षा करेंगे, आप हमारे साथ रहिए, यानी कि उनको वेतन भी दिया जाता था, ट्रेनिंग भी दी जाती थी, और साथ साथ उनके परिवार की रक्षा करने के लिए लॉर्ड सारे बंदोबस्त किया करते थे। नाइट और उसके परिवार के लिए और उस पर निर्भर व्यक्तियों के लिए रहने, खाने, पीने आदि की व्यवस्था लॉर्ड किया करते थे। ओके, सेवाओं के बदले रहने का, खाने का, पीने का, सुरक्षा का सारा इंतजाम लॉर्ड किया करते थे। नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था। ओके, नाइट लॉर्ड को इसके बदले में कुछ टैक्स भी देते थे, और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन भी देता था कि ठीक है, आप हमें रहने दे रहे हो, ये सब कुछ सारी सुविधाएं दे रहे हो, तो बदले में कुछ टैक्स भी दिए जाते थे, और ये भी प्रॉमिस किया जाता था कि आपकी तरफ से लड़ेंगे। और अपनी सैनिक योग्यताओं को बनाए रखने के लिए क्या होता था? एक
प्रॉपर सिस्टम चलता था। यानी नाइट प्रतिदिन अपना समय बाड़ बनाने में, घेराबंदी में, पुतलों से रण कौशल में, अपने बचाव का अभ्यास करने में निकालते थे। यानी कि उनकी ट्रेनिंग, इसीलिए तो उनको कुशल बोला गया ना कि ये ट्रेंड होते थे। तो प्रतिदिन हर रोज इनको ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। ये नहीं कि जब युद्ध होगा सैनिकों आक्रमण बोल दिया तभी ये अपने घोड़े लेकर के निकल आएंगे, ऐसा नहीं था कि इनको रेगुलर ट्रेनिंग करनी जरूरी होती थी। ये जो नाइट थे वो सेवाएं अन्य लॉर्ड को भी दे सकते थे, मतलब पड़ोसी जो लॉर्ड है, जमींदार है, उसको भी अपनी सेवाएं दे सकते थे। लेकिन सबसे पहले लॉर्ड के लिए वो तैयार रहते थे, और अगर लॉर्ड की परमिशन, इजाज़त मिलती तो ये दूसरे लॉर्ड के लिए भी तैयार रहते थे अगर उनके यहाँ कहीं पे वाद विवाद होता था। तो ये था लॉर्ड और उनकी क्या थी भूमिका। तो ये हो गया हमारा द्वितीय वर्ग। द्वितीय वर्ग में आते थे अभिजात वर्ग में, यानी कि सामंत, जमींदार या बड़े भूस्वामी आते थे। और एक नया वर्ग आ गया था वो नाइट, जो कि लॉर्ड के अंडर में आते थे। ठीक, बस इतना सा हमने समझा, और इतना ही आपकी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग आपको करना है। अब रह गया हमारा तीसरा भाग। तीसरा भाग यानी कि तीसरा वर्ग। जो तीसरा वर्ग था उसमें आते थे किसान, स्वतंत्र और बंधक, दोनों प्रकार के किसान आते थे। अब इसमें समझेंगे कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था। तो तीसरे वर्ग में कौन कौन शामिल थे? तीसरे वर्ग में किसान, मजदूर और बंधक आते थे। बंधक मतलब दास, ये सब कुछ शामिल थे। ये वर्ग सबसे विशाल था। विशाल मतलब यानी कि जो पहले दो वर्ग थे, पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग, अगर उनकी बात करें तो मोटे तौर पे 10% भी नहीं होते थे। जो 90% थे वो 90% इसी तीसरे ग्रुप में आते थे। ठीक, यानी कि सबसे विशाल था। और ये जो पहले दो वर्ग है, पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग है, उनकी सुख सुविधाएं, उनके पेट भरने का सारी जिम्मेवारी इसी तीसरे वर्ग के पास होती थी। क्योंकि खेती बाड़ी का कार्य है या हथियार बनाने का कार्य है, मकान बनाने का कार्य, इस प्रकार के सारे कार्य यही वर्ग करता था। यहाँ पे जो किसान होते थे, खेती करने वाले होते थे, वो दो प्रकार के होते थे। क्योंकि मुख्य तौर पे तो उस वक्त ऐसा था नहीं कि इंडस्ट्रीज थी या सर्विस सेक्टर था, बैंक थे, ऐसा तो कुछ नहीं था ना। खेती, कृषि ही किया जाता था। तो कृषि में दो प्रकार के किसान होते थे। एक तो स्वतंत्र किसान होते थे और दूसरे होते सर्फ या कृषक दास जिसे बोलते हैं। ये सर्फ जो वर्ड यूज किया गया है, ये आपके 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि ये सर्फ कौन से थे। ठीक, तो सबसे पहले हम स्वतंत्र कृषकों की भूमिका की बात कर लेते हैं कि स्वतंत्र कृषक कौन से होते थे। कि ये जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जो फार्मर होते थे, ये खुद को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। यानी कि लॉर्ड की जमीन थी और जमीन को ये हिस्सेदारी पे बुआई करते थे, खेती करते थे। वहाँ पे पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान देना आवश्यक होता था। यानी कि इसमें एक चीज़ कंडीशन अप्लाई होती थी कि जो खेती करते थे लॉर्ड की ज़मीन के ऊपर, उनमें से जो पुरुष होते थे उनको साल में, वर्ष में कम से कम 40 दिन एज ए सैनिक सेना में ड्यूटी देनी ही होती थी। कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 दिन या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे कि इतने दिन वो लॉर्ड की जागीरों पर काम करेंगे। और इस श्रम से होने वाला उत्पादन श्रम अधिदेश यानी कि श्रम अधिशेष यानी कि लेबर रेंट के रूप में कहते हैं, वो लॉर्ड के पास जाता है। यानी देखिए, ये जो कृषक थे इनके पास इनको ज़मीनें दे दी जाती थी। ठीक, और जिन पे ये कृषि करते थे और बदले में ये कर चुकाते थे। ठीक, इसके साथ साथ जागीरदार के पास प्रत्यक्ष कुछ ज़मीन होती थी, उसमें इनको फ्री में काम भी करना पड़ता था। वो फ्री में काम करने के बाद जो भी लाभ होता था उसे श्रम अधिशेष बोला जाता, लेबर रेंट, कि वो उनको करना ही पड़ता था। बेगार कह लीजिए, बेगार मतलब बिना वेतन के काम भी करना पड़ता था। यानी कि ये भी इस प्रकार के वहाँ की परंपरा का एक हिस्सा था। यानी इनको ज़मीन दी जाती थी, उसे टैक्स देंगे लॉर्ड को, बदले में कुछ फ्री काम भी करना पड़ता था, सेना में भी काम इनको करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम के कार्य भी, जैसे गड्ढे खोदना है, ईंधन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है, बाड़ बनाना है, सड़कें या इमारतों की मरम्मत करना है, इस प्रकार की उम्मीद भी की जाती थी। और इसके बदले उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी। यानी बिना वेतन के काम करवाया जाता था, जिसको बोलते हैं बेगार। इनको बेगार भी करना पड़ता था। किनको? जो काश्तकार होते थे, जो स्वतंत्र किसान होते थे, उनको इस प्रकार के कार्य करने होते थे। इसके साथ साथ खेतों में मदद करने के अलावा जो स्त्रियां या फिर जो बच्चे थे उनको अन्य कार्य भी करने पड़ते थे, जैसे सूत काटने का कार्य, कपड़ा बुनने का कार्य, मोमबत्ती बनाने का कार्य, या लॉर्ड के उपयोग के लिए अंगूरों से रस निकाल करके मदिरा तैयार करना, इस प्रकार के कार्य भी इनको करने होते थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बेगार में। ठीक, यानी इस प्रकार से सिस्टम चलता था जो थर्ड स्टेट के तीसरे वर्ग के लोग थे उनका। इसमें देखिए कुछ टर्म्स हम समझ देते हैं जो टर्म्स यूज़ किए, यानी कि ये सब कुछ होता था थर्ड स्टेट में। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स रह गई है, उसके बाद हमारा चैप्टर एंड फिनिश खत्म।
इसमें टाइल वर्ड यूज़ किया गया है। टाइल क्या होता है कि जो राजा थे वो कृषकों से कुछ टैक्स वसूलते थे, उसको बोलते थे टाइल। यानी कि जो भी खेती करते थे उनको कुछ कर के रूप में राजा को, रूलर को, किंग को, शासक को देना होता था, उसको टाइल बोला जाता था। टाइथ की बात ऊपर की हमने, जो टाइथ है वो धार्मिक कर था, टाइल जो है वो प्रत्यक्ष कर था जो गवर्नमेंट को देना होता था। ऐसे श्रम अधिशेष की बात हमने अभी कर ली है कि जो कृषक परिवार थे उनको लॉर्ड की जागीरों पर फ्री में काम करना पड़ता था, सप्ताह में कम से कम 3 दिन, तो उसे बोलते थे श्रम अधिशेष या फिर लेबर रेंट। और कृषक दास कौन से होते थे? सफ 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वे कृषक जो लॉर्ड के स्वामित्व में ही कार्य कर सकते, यानी कि वो गुलाम होते थे, जिनको सिर्फ खाना दिया जाता था, उसके बदले में उनको काम करना पड़ता था। ठीक, वो अलग से नहीं रह सकते थे, तो उनको कृषक दास या फिर शव कहा जाता था। तो इस प्रकार से जो यूरोपीय समाज था वो 3 वर्गों में बंटा हुआ था और तीनों वर्ग आपस में जुड़े हुए थे। इसमें से सबसे शक्तिशाली जो वर्ग था वो पहला वर्ग था, यानी कि पादरी वर्ग। और सबसे अगर बात की जाए धनी वर्ग था, वो वर्ग आ जाता था अभिजात वर्ग। और अगर सबसे बड़े वर्ग की बात की जाए संख्या के मामले में, तो तीसरा वर्ग था। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले जितने भी चैप्टर हुए उनका हमने मैप वर्क भी आपके साथ शेयर किया, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। और अभी कोशिश करेंगे कि कुछ चैप्टर्स और आ जाए, उसके बाद हम फोकस करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियोस, ये सीरीज़ अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कभी कभी छोटा सा कमेंट भी कर कीजिए, बहुत अच्छा लगता है जब भी आपके कमेंट्स आते हैं, हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।